हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अभी एकेडमी दुमका में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, है ना। विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवश्यक होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम लोग, है ना। कैप्सूल होता है ना, जो टैबलेट्स कैप्सूल आती है डॉक्टर देती है, तो उस कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण का ऑप्शन है आपका स्टार्च, प्रोटीन, अंडे का छिलका, सेलुलोज। तो आपका जो कैप्सूल होता है ना, वो होता है स्टार्च का बना हुआ। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। इसलिए जब उसको पानी में डालोगे ना तो वो घुल जाएगा, है ना। कुछ देर के बाद घुल जाओगे। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो कभी करके देखना, आपको जरूर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कहता है कौन सी शर्करा। शर्करा मतलब मीठा चीज हुआ, ठीक है। शर्करा जिसमें मिठास हो, तो कौन शर्करा है जो आपको तत्काल ऊर्जा मतलब इंस्टेंट एनर्जी देता है? तो इंस्टेंट एनर्जी आप जानते हैं, हम लोग जब भी पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत एनर्जी। अगर आप किसी कोई खिलाड़ी हैं और आपको कोई खिलाड़ी है तो आपको क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्यों कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट देने से होता है कि आपका जो है एनर्जी है वो तुरंत आ जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तुरंत आपको एनर्जी देता है ना। केला में होता है कार्बोहाइड्रेट, होता है ना, तुरंत मिलता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सरकार तत्काल ऊर्जा देती है, कौन सी सरकार तत्काल ऊर्जा देती है, तो आपका आंसर होगा ग्लूकोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इनमें से कौन सा भोजन का अनिवार्य अवयव है? कौन सा जो है भोजन का अनिवार्य अवयव मतलब ये जरूरी है, अनिवार्य है। ऑप्शन दिया है आपका प्रोटीन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। क्या हो सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी आप काम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, तो इसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शहद जानते हो ना, मधुमक्खी के छत्ते से जो निकलती है शहद। तो शहद में मुख्यतः इसमें से क्या पाया जाता है? शहद में क्या पाया जाता है? शहद मीठा लगता है ना। शहद क्या लगता है? मीठा लगता है ना। तो उसमें ऑप्शन दिया है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, रेशा। तो क्या मिलता है उससे? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शहद में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें बहुत ज़्यादा, इसलिए है ना। उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है आपको। उसमें आप क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? सर्वाधिक ऊर्जा, एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देती है, यही पूछ रहा है ना। सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शन दिया है मेरा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण। तो एक चीज बात है, ऊर्जा की जब भी बात होगी तो कार्बोहाइड्रेट होगा। ऊर्जा की जब भी बात होगी तो क्या होगा आंसर? कार्बोहाइड्रेट होगा ना। ठीक है, कहता है सर्वाधिक ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट देती है, ये प्रोटीन देती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना सवाल। कार्बोहाइड्रेट देती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कहते कभी काफी लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान आ जाती है। मांसपेशियों में क्या होता है? थकान आती है। मांसपेशियों में थकान आती है ना। तो मांसपेशियों में थकान अनुभव होती है। इनमें से मुख्य कारण क्या है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब काम करते हैं, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करते हैं तो थकान आती है। क्यों आती है? पेशी तंतु की बहुत टूट फूट जाना, लैक्टिक एसिड का संचय, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, या ग्लूकोज का अवक्षय। तो आपका आंसर होगा ग्लूकोज का अवक्षय। क्या होगा आपका आंसर? ग्लूकोज का अवक्षय। क्योंकि ग्लूकोज जब आपका ज़्यादा एनर्जी चला जाता है शरीर से, तब ना आपको शारीरिक श्रम के मांसपेशी में थकान, ऐंठन आती है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इनमें से 14 वर्ष की आयु के बच्चे इनमें से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? उनको क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? 14 वर्ष से कम की उम्र है या 14 वर्ष
के बच्चे हैं उनमें से किसको, उनको क्या चाहिए, क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, दूध जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, विटामिन चाहिए, वसा चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन चाहिए। 14 वर्ष से कम वाले, कम या 14 वर्ष के जो शिशु होते हैं उनको क्या चाहिए, सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए। और बच्चों में प्रोटीन कमी से कौन सी रोग होती है, कौन सी रोग होती है, प्रोटीन से कमी, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्वाशिकोर और मरस्मस, क्वाशिकोर और मरस्मस होती है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रही है कि छिली हुई सब्जी, कोई भी सब्जी होता है जिसको छील देते हैं, आप लोग छील देते हैं ना, तो कोई भी छिली हुई सब्जी जो है, तो इन छिली हुई सब्जी में, छिली हुई सब्जी को बहुत विटामिन धुल जाता है, धुलने धोने से निकल जाता है वो। अगर छिली हुई सब्जी है और उसको ज़्यादा धो देते हैं आप, तो वो विटामिन निकल जाती है। कौन सी, तो विटामिन, जाहिर सी बात है विटामिन सी निकल जाएगी ना, जाहिर सी बात है विटामिन सी निकल जाएगी। ऑप्शन दिया आपका विटामिन ए, बी, सी और डी, तो विटामिन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप इनमें से कौन सा है। मतलब अब किसी को अगर कैंसर होती है तो उनको कौन सी रेडियो आइसोटोप दिया जाता है, ठीक है, रेडिएशन किस चीज का दिया जाता है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर सीधी सी बात है, कोबाल्ट 60 दिया जाता है ना, कोबाल्ट 60 दिया जाता है। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60। उसमें कौन सी किरण निकलती है, गामा किरण निकलती है। कौन सी किरण निकलती है, गामा किरण। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी है, तो गामा किरण की है, ठीक है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी है, तो गामा किरण की है ना। और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सबसे ऊपर जो है आपका वही आंसर होगा, CO60। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसीजी इनमें से क्या है, मतलब ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ईसीजी का मतलब क्या होता है, एंडोस्कोपिग्राफ, इलेक्ट्रोसिफलोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ। तो हम लोग सिंपल सी बात जाते हैं, ईसीजी पूछ रहा है ना, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसे किसका ईसीजी किया जाता है, हार्ट का। किसका ईसीजी किया जाता है, दिल का, हार्ट का ईसीजी किया जाता है ना, कि आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, हार्ट रेट दिखता है उसमें, ऊपर नीचे धक 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 करती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है घात करो छिप जाओ, घात करो और छिप जाओ नामक विख्यात विषाणु में से कौन सी है। मतलब घात करो छुप जाओ, मारने के बाद वो छुप जाती है, ठीक है, घात करो छुप जाओ। HIV विषाणु, RSV विषाणु, डावेर विषाणु, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा RSV विषाणु। कौन सा आंसर होगा, RSV विषाणु। RSV विषाणु कौन सा है, तो आपका जो विषाणु कंठ रोग से संबंधित है। किस रोग से, कंठ रोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, कंठ रोग से संबंधित है, ठीक है। कहता है रक्त में श्वेत कोशिका, WBC की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। आपके ब्लड में अगर WBC ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके शरीर में अगर WBC सबसे ज्यादा हो जाएगा अधिक मात्रा में, तो उसको क्या कहा जाता है, साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में, तो उसको ल्यूकेमिया बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, ल्यूकेमिया। उसको क्या बोला जाता है, ल्यूकेमिया बोला जाता है, ठीक है। और अगर आपके शरीर में खून की कमी, RBC की कमी हो जाए तो एनीमिया, RBC की कमी को एनीमिया, और WBC की अधिकता को ल्यूकेमिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का इनमें से किस विटामिन से बनता है। रक्त का थक्का आप लोगों को पढ़ाए थे, विटामिन के, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, और विटामिन के रहेगा तो खून का थक्का जमेगा। तो इसमें आपको सवाल पूछा गया है कि कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो विटामिन के होगा आपके आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन मतलब आपका जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, उसको, हार्ट को चलाने के लिए, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, लोहा, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम। तो पोटेशियम बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, पोटेशियम बहुत जरूरी है, पोटेशियम की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI इनमें से कहां स्थित है। CDRI कहां पर है, तो CDRI जो है आपका लखनऊ में है। CDRI कहां पे है, लखनऊ में है।
ऑप्शन दिया हैदराबाद, नागपुर, पटना और लखनऊ, तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में किसकी कमी से दांत का क्षय होता है? मतलब आपका दांत जो है दांत का क्षय हो जाएगा, दांत का क्षय हो जाएगा। दांत जानते हैं ना, दांत का क्षय हो जाएगा। तो फ्लोरीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फ्लोरीन की वजह से। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया फ्लोरीन, तांबा, जिंक और आयरन। फ्लोरीन, तांबा, जिंक और आयरन। आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन की वजह से होता है, दांत का क्षय हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? ऑप्शन दिया है हैदराबाद, पुणे, मैसूर, रांची। क्या होगा आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा मैसूर। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे है? तो मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो मैसूर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सीमेंट और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है? सीमेंट और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है? सीमेंट और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। अरे भैया कैल्शियम मिलता है ना। हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम होता है। सीमेंट में क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? सीमेंट और हड्डी, इनमें से कौन सा तत्व मिलता है या पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका आंसर कैल्शियम। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में बसा इनमें से कहां जमा होती है? बसा मतलब आपका जो फैट है वो कहां पे जमा होती है? ठीक है, आपके शरीर में जो फैट है वो कहां जमा होती है? आपके शरीर में जो फैट है ना, वो यकृत में जमा होती है, एपिथेलियम में जमा होती है, बसा ऊतक में, या बाह्य ऊतक में, कहां जमा होती है? तो आपका जो फैट है वो चमड़े के नीचे जमा होती है ना, चमड़े के नीचे। तो बसा ऊतक में जमा होती है। कहां जमा होती है? बसा ऊतक में जमा होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते थे ना। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से क्या रोग होता है? मसूड़ों का फूलना और स्कर्वी। मसूड़ों का फूलना और स्कर्वी रोग होता है। किसके कमी से? विटामिन सी के। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? मतलब कहाँ जमा रहता है ना। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ जमा रहता है? अमाशय, यकृत, तिल्ली या उदर? हमने कहा था यकृत में जमा रहता है। कहाँ जमा रहता है? यकृत में रहता है विटामिन ए, यकृत। और मछली के यकृत के लिवर तेल में क्या मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। मछली के यकृत के तेल में क्या मिलेगा अगर पूछा जाए? तो विटामिन डी होगा। और पूछेगा कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहती है? तो आपका आंसर होगा यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहती है? यकृत में। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मछली में, मछली के लिवर के तेल में, कॉड ऑयल में कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन डी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है ऊंट मरुस्थल में, ऊंट जो है मरुस्थल में बिना पानी पिए कुछ दिनों तक रह लेता है। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? मतलब ऊंट जो है मरुस्थल में बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण को अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पाते हैं कि क्या होगा? क्या होगा आंसर? उपापचय क्रिया को कम करके, अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, पानी के प्रयोग को कम करके, या फिर अपने कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग किया जाता है। उसका हम्प होता है ना, पिट में हम्प होती है ना, एक कुबड़ होती है ना, तो उस कुबड़ में जो जमा चिकनाई है, कुबड़ में क्या है? जमा चिकनाई है, उसका प्रयोग करके क्या कहता है? मरुस्थल में ऊंट बहुत दिनों तक रह सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है इनमें से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? चना, मटर, सोयाबीन, उड़द। किसमें मिलता है? सोयाबीन में मिलता है। सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोग बताए थे ना एंजाइम, एंजाइम मूल रूप से इसमें क्या होता है? एंजाइम में क्या होता है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल। तो हम लोग जानते हैं कि एंजाइम में क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम में क्या होता है? प्रोटीन होता है। हमने आप लोगों को जब पढ़ाया था क्लास में तो ये भी बताया था
कि एंजाइम जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है, बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलती है। एंजाइम कहाँ से निकलती है? बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलती है। और आपका जो हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है। हार्मोन कहाँ से निकलती है? अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है। अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि क्या है? तो अग्नाशय होगा। इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के लंगरहंस द्वीप के बीटा कोशिका से होता है ना, बता चुके हैं। अग्नाशय का स्राव, अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में, फैट में घुलनशील है ना, कि नहीं है? सवाल है मेरा, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? वसा में घुलनशील नहीं है। तो हम लोग जानते हैं वसा में कौन कौन घुलता है, तो विटामिन ए, डी, ई और के घुलता है ना। हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुल जाता है। यहाँ पे कहता है नहीं घुलता है, तो इसको छोड़कर जो होगा वही आंसर होगा हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं मेरा कि यहाँ विटामिन बी दिया हुआ है आंसर। तो विटामिन बी किस में घुलता है? तो विटामिन बी और सी पानी में घुलता है, ये वसा में तो नहीं घुलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सी विटामिन वसा में नहीं घुलता है? तो विटामिन बी हो जाएगा जो हमारे वसा में नहीं घुलता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, देखिए सवाल आ गया, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो हमने अभी कहा कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है ना। तो विटामिन बी और सी अगर जल में घुलनशील है तो ऑप्शन मेरा तो बी दिया हुआ है। कंफ्यूजन है क्या कोई? तुरंत हो गया आंसर, है ना, होगा ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन मतलब ब्यूटी विटामिन बोलते हैं? खूबसूरत लगना चाहते हैं ना सब कोई, हर कोई खूबसूरत बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं। विटामिन कौन सी विटामिन? विटामिन ई के सेवन से आप खूबसूरत बन जाएंगे, है ना। तो किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ए। और विटामिन ई की कमी से किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। और विटामिन ई की कमी से कौन सी रोग होती है? नपुंसकता होती है, जनन शक्ति में कमी होता है। ठीक है, जनन शक्ति में कमी, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन शक्ति में कमी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, किस विटामिन को बायोटिन कहा जाता है? किस विटामिन को बायोटिन कहा जाता है? विटामिन ए, डी, ई और एच क्या हो जाएगा? विटामिन एच को हम लोग क्या कहते हैं? बायोटिन कहते हैं ना। इसी को B7 भी बोलते हैं। विटामिन B7 को बायोटिन भी बोलते हैं, B7 को विटामिन एच भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? शरीर का आपका सबसे कठोर भाग, आपके शरीर में सबसे कठोर भाग क्या हो जाएगा? तो आपके शरीर का सबसे कठोर भाग होता है एनामल। आपके शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? एनामल होता है ना। सबसे कठोर भाग एनामल। अगर आपको पूछा जाए आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो तब हो जाएगा आपका टिबिया, होगा टिबिया, मारेंगे एग्जाम। फीमर होता है, क्या होता है? फीमर होता है ना। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, शरीर की सबसे कठोर भाग एनामल। अगर हड्डी पूछे सबसे कठोर हड्डी तो जबड़े की हड्डी, सबसे कठोर हड्डी अगर पूछा जाएगा तब जबड़े की हड्डी होगा, है ना। और सबसे मजबूत मांसपेशी पूछेगा तो जबड़े की मांसपेशी। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल आपको पूछा गया है शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? सवाल आपको क्या पूछा गया? शरीर का सबसे कठोर भाग, तो शरीर का सबसे कठोर भाग एनामल होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है शरीर का सबसे लंबी हड्डी या बड़ी हड्डी, तो फीमर होती है, जिसको जांग की हड्डी बोलते हैं ना। चलिए अब पूछा जाता है कि आपका सबसे कठोर हड्डी, मजबूत हड्डी, आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो जबड़े की हड्डी। कहाँ की हड्डी? जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत मांसपेशी, तो जबड़े की मांसपेशी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं, याद कर लीजिएगा सारी चीज़ों को, एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें बहुत आसानी से घुस जाएगा दिमाग में, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। किसवें नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ा मांसपेशी, अच्छा शरीर की सबसे बड़ा मांसपेशी कौन सा है? सबसे बड़ी मांसपेशी टिबिया, फीमर, एनामल, मैक्सिमस ग्लूटियस। अरे भैया आंसर तो पता चल गया, मैक्सिमस ग्लूटियस है, मैंने आप लोग क्लासरूम में भी पढ़ाया था ना कि शरीर की सबसे बड़ा मांसपेशी क्या है? मैक्सिमस ग्लूटियस। शरीर की सबसे बड़ा मांसपेशी क्या है? मैक्सिमस ग्लूटियस, या फिर ग्लूटियस मैक्सिमस, जो भी कहें आप। तो ये आपका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग की आज हम लोग 30 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आए थे। अगले दिन फिर एक मज़ेदार टॉपिक के साथ आएंगे। जाने से पहले क्या करेंगे, कुछ भी कीजिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और हमको भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और आगे भी वीडियो बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।